हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे ऐसी मुझे आशा है। स्टूडेंट्स, विगत दिनों मैंने आपको उत्पत्ति से प्रतिफल के नियम के बारे में चर्चा की थी, जिसमें 3 नियम बताए थे। उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और तृतीय जो नियम था उत्पत्ति ह्रास नियम। आइए स्टूडेंट्स, उत्पत्ति वृद्धि नियम के बारे में मैंने विगत दिनों आपसे विस्तार से चर्चा की थी। आज हम परिवर्तन उत्पत्ति समता नियम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि ये किस तरह से कार्य करता है। जब हम किसी भी फर्म या कंपनी में जो परिवर्तनशील साधन होते हैं, जैसे श्रम व पूंजी, यदि जो पहले से नियोजित इकाइयां हैं उनके अतिरिक्त यदि हम इकाइयों को नियोजित करें, विनियोजित करें श्रम व पूंजी को, तो इनका प्रयोग यदि हम करते हैं तो सीमांत उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। लेकिन जो बढ़ाए गए साधन है उसके अनुपात में ही वृद्धि होगी, समान दर से वृद्धि होगी। ठीक है, समान दर से वृद्धि होगी बढ़ाए गए साधनों के अनुपात में। जितने साधन बढ़ाएंगे उसी के अनुपात में वृद्धि होगी। लेकिन मैंने ये देखा था, पिछले जो वृद्धि नियम था उसमें बढ़ाए गए साधनों के अनुपात में जितने साधन बढ़ा रहे थे उससे कहीं ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि हो रही थी। इसमें समान वृद्धि हो रही है बढ़ाए गए साधनों के अनुपात में। तीसरी इसमें ध्यान देने की बात है, जो सीमांत उत्पादन होता है, औसत उत्पादन, ये दोनों बराबर की कंडीशन में होते हैं, दोनों एक जैसे बढ़ते हैं। तीसरी बात ध्यान देने योग्य है कि उत्पादन के क्षेत्र में उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम तथा उत्पत्ति ह्रास नियम के बीच की स्थिति होती है। यानी उत्पत्ति जो समता नियम है, ये नियम उत्पत्ति वृद्धि नियम यानी उत्पत्ति नियम और तीसरा होता है उत्पत्ति ह्रास नियम। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्थिति होती है, ये उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम के बीच की स्थिति होती है। आइए इसको और विस्तार से हम समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से कि हम परिवर्तनशील उदाहरण, परिवर्तनशील साधनों को यदि हम बढ़ाते हैं, साधन यानी श्रम व पूंजी को यदि हम बढ़ाएं परिवर्तनशील साधनों में, तो उसमें टीपी यानी टोटल प्रोडक्शन, एपी औसत और एमपी मार्जिनल, ये तीनों की स्थिति कैसी देखने को मिलती है। देखिए, अपन टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हम श्रम व पूंजी की इकाई को बढ़ाते हैं। पहली इकाई बढ़ाते हैं, उत्पादन 30 होता है, कुल उत्पादन 30 होता है। हम द्वितीय इकाई बढ़ाते हैं तो कुल उत्पादन 60 होता है। हम तृतीय इकाई बढ़ाते हैं तो कुल उत्पादन 90 होता है। हम चतुर्थ इकाई बढ़ाते हैं तो कुल उत्पादन 120 होता है। देखिए, स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जब हमने परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों को बढ़ाया तो कुल उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन औसत उत्पादन पर क्या असर पड़ता है। देखिए, औसत आपका 30 आएगा, पहली इकाई से, दूसरी से भी 30 आएगा, तीसरे से भी 30 आएगा, चौथी से भी 30 औसत उत्पादन आएगा 120 4 से डिवाइड करने के बाद। अब अपन सीमांत उत्पादन पर देखते हैं कि क्या असर पड़ता है। सीमांत उत्पादन, प्रथम इकाई से 30 मिला, द्वितीय से 30 मिला, 90 से 60 30 मिला और 120 से 90 का 30 मिला। तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि हमने परिवर्तनशील साधनों में श्रम व पूंजी की इकाइयों को हम धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ाते गए तो कुल उत्पादन बढ़ने के साथ साथ औसत उत्पादन भी स्थिर है और मार्जिनल यानी सीमांत उत्पादन की इकाइयों में भी स्थिरता है। दोनों समान स्थिति है। देखिए, दोनों में समान स्थिति देखने को मिल रही है। काय में एपी यानी आप कह सकते हो कि एपी
इक्वल MP, ये आपको बराबर देखने को मिल रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि एक डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं, ग्राफ के माध्यम से। X इसको नाम देते हैं, इसको Y नाम देते हैं। ये सीमांत उत्पादन हो गया। ये परिवर्तनशील साधन हो गए हैं, जैसे श्रम व पूंजी। आइए देखते हैं, 0 से शुरू करते हैं। पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई और चौथी इकाई। हम पहली इकाई को बढ़ाते हैं तो इसको 10, 20, 30, 40, 50। अब हम देखते हैं कि पहली इकाई को यदि हम लगाते हैं किसी फर्म में, तो पहली इकाई से हमें सीमांत उत्पादन जो प्राप्त हो रहा है वो 30 हो रहा है। देखिए आप, सीमांत उत्पादन कितना मिला? 30 मिला। हम द्वितीय इकाई का विनियोजन करते हैं तो भी हमें 30 प्राप्त होता है। देखिए, द्वितीय इकाई पर भी नियोजित करने के बाद भी हमें सीमांत उत्पादन 30 प्राप्त हो रहा है। हम तीसरी इकाई को यदि नियोजित करते हैं तो भी हमें सीमांत उत्पादन देखिए 30 हो रहा है, 30 के बराबर हो रहा है। देखिए 30 हो रहा है। चौथी इकाई को हम विनियोजित करते हैं तो भी हमें सीमांत उत्पादन 30 ही प्राप्त हो रहा है, यानी 30। यानी प्रत्येक इकाई के हमें नियोजित करने के बाद हमें सीमांत उत्पादन बढ़ते हुए क्रम में बराबरी में प्राप्त हो रहा है। देखिए अब ये आपकी सीमांत उत्पादन है, वक्र या रेखा। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि जब हम ऐसी स्थिति में जब हम उत्पादन इकाइयों को बढ़ाते हैं तो प्रत्येक इकाई से हमें समान स्थिति में सीमांत उत्पादन हमें प्राप्त होता है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से हमने डायग्राम के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर पुनः मिलते हैं जिसमें हम उत्पत्ति ह्रास नियम के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।